नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल पर अभी राजस्थान की जो रीट परीक्षा है उसके अंदर गुजराती भाषा की शिक्षण पद्धतियों के टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने देखा है कि 3 शिक्षण पद्धतियाँ, व्याख्यात्मक पद्धति, स्वाध्याय पद्धति और जूथ चर्चा पद्धति के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज अपन जिस शिक्षण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे वो है निदर्शन शिक्षण पद्धति। निदर्शन शिक्षण पद्धति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको कैसे क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर उपयोग में ला सकते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है और किस तरीके के इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, निदर्शन पद्धति का अर्थ क्या है। निदर्शन पद्धति, निदर्शन का मतलब होता है प्रदर्शन। अपन हिंदी में देखते हैं तो किसी भी क्लास के अंदर अपन कोई विद्यार्थियों को काम करने के लिए, कोई उच्चारण करने के लिए, भाषा संबंधी उच्चारण के लिए अथवा कोई वस्तु दिखा के उनको सिखाने के लिए इस निदर्शन पद्धति का इस तरीके में उपयोग होता है। याद रखना, एक एचटेट के अंदर सवाल आया हुआ है कि कौन सी पद्धति को, सवाल कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ कि किस पद्धति को दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। तो निदर्शन पद्धति को दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। ये एक प्राचीन तरीके का मेथड जो पुराने अपने पास टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इस ज़्यादा यूज आती थी। जैसे टीचर कोई बच्चों को किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, शब्द कठिन होता है, टीचर ने एक बार बोला, बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चा घर गया फिर उसको भूल जाता है, तो उसको क्या करता है, टैप रिकॉर्डर होता था पुराने ज़माने में अपने पास, ग्रामोफोन होता है या रेडियो होता है या कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री जिसके अंदर वो सुनता है, देखता है और उसके हिसाब से उसका उच्चारण करना सीखता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुरंत अपन सर्च करके बता भी सकते हैं। डिक्शनरी भी आ गई आजकल, सब टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी है डिक्शनरी में सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में इस तरीके का नहीं होता था, तो ये पद्धति यूज होती थी, निदर्शन पद्धति। अब इस पद्धति के अंदर क्या होता था कि मैं आपको बताता हूँ। प्रयोग के निदर्शन करीने सामान्य करणों के सत्य तारवीने शिक्षण આપવાની રીતને નિદર્શન પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે। આ પદ્ધતિ પ્રયોગ કે દાર્શનિક પદ્ધતિ તરીકે ઓળખાય છે। એકમની સ્પષ્ટ સમજૂતી માટે શિક્ષક નિદર્શન કરે છે, વિદ્યાર્થીઓને નિદર્શનનો ઝીણવટભર્યો અવલોકન કરે છે અને તેને આધારે તે શીખે છે। નિદર્શન માટે ગ્રામોફોન, ટેપ રિકોર્ડર, રેડિયો, ટીવી, ફિલ્મ જેવા યાંત્રિક સાધનો તેમજ ભાષા પ્રયોગશાળા, લેંગ્વેજ લેબોરેટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે ઉચ્ચારણ શુદ્ધિ કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને સમક્ષ શિક્ષણ કઠિન ઉચ્ચારણવાળા શબ્દોનો ઉચ્ચારણ કરી બતાવે છે અને ત્યારબાદ ટેપ રિકોર્ડર ઉપર તે શબ્દ સાંભળવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે શબ્દોનો ઉચ્ચારણનો તાલીમ આપવામાં આવે છે। આમ વારંવાર પ્રયોગ દ્વારા શુદ્ધ ઉચ્ચારણનો કૌશલ શીખી શકાય છે। તો શુદ્ધ ઉચ્ચારણનો કૌશલ કઈ વિધિ में શીખી શકાય, આ પણ એક સવાલ બની શકે। તો આપણે કહી શકીએ કે નિદર્શન વિધિમાંથી શુદ્ધ ઉચ્ચારણનો કૌશલ શીખી શકાય છે। તો આ એમનો અર્થ હતો। હવે એમનો આવે છે કે મહત્વ શું છે, નિદર્શન પદ્ધતિનું મહત્વ। તો તમે જોશો, શિક્ષણ આ પદ્ધતિમાં શું થાય છે કે શિક્ષણ રસપૂર્ણ અને અસરકારક બને છે અને કારણ કે પ્રત્યક્ષ નિદર્શનથી જ્ઞાન મળે છે। આ છે ને, આ વિદ્યાર્થી અને ટીચર પ્રત્યક્ષ કોઈ પણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરી શકે, ટેપ રિકોર્ડરમાંથી, ગ્રામોફોનમાંથી બતાવી શકે અને બીજા પણ કોઈ દ્રશ્ય શ્રવ્ય સામગ્રી તેમાંથી પણ યુઝ કરી શકે। તો એનાથી શું છે કે શિક્ષણ કાર્ય જે છે આ રસપ્રદ બને છે। તો આ એનો એક બહુ જ મોટું મહત્વ છે। બીજું છે, ઓછી મહેનતે વિદ્યાર્થીઓને વધુ સમજ મળે છે અને સ્વાભાવિક शिक्षण મેળવે છે। कम समय के अंदर विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण मिल जाता है और उसके अंदर उनको जो रियलिटी वाला है, स्वाभाविक शिक्षण पद्धति है, वो शिक्षण जो होता है वो उनको मिल जाता है। तीसरा आता है, सीखेली बाबतों दीर्घकाल સુધી યાદ બને છે। जो सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है, वो लंबे समय तक याद रहता है।
ऐसा अपन जनरली, अब जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो अपन टीचर के लेक्चर को देख करके, सुन करके अपन घर बैठे भी सीख सकते हैं, तो वो थोड़ा लंबे समय तक भी याद रह सकता है। नेक्स्ट आवे, विद्यार्थीओं अवलोकन करवानी शक्ति वधे छे। विद्यार्थी पोते पोतानी नजरोथी पोताने प्रेक्टिकली आ वस्तु करी शके एटले एमने एमां अवलोकन पावर वधे छे। ऑब्जर्वेशन केपेसिटी जे छे आ वधारो थाय छे। सामूहिक निदर्शन पछी व्यक्तिगत प्रयोग करवामां आवे छे जेथी विद्यार्थीओने सहेलाईथी शीखी शके छे। मतलब पिछले टॉपिक में अपन ने जूथ चर्चा के बारे में पढ़ा था, उसमें बताया था कि सारी चीज़ें सामूहिक अलग अलग ग्रुप बनाकर की जाती है। इसमें स्टूडेंट खुद माइक्रोफोन लगा करके, ईयरफोन लगा करके उस उच्चारण को सीखता है और व्यक्तिगत तरीके से भी उसको सीखने की कोशिश करता है। अपन जब घर बैठे होते हैं, कोई गाना सुनना होता है, ईयरफोन लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और अपन उसको सीखते हैं। ठीक ये उसी तरीके की निदर्शन पद्धति है। फिर विद्यार्थियों में कार्य करने संबंध जोड़ता सीखे छे। क्या करना है उससे विद्यार्थी जो होते हैं कोरिलेटेड होते हैं, संबंध उनका उस शिक्षण के माध्यम से, उस विषय वस्तु के माध्यम से बनता है। इस कारण उनको ज़्यादा आसानी होती है। तो ये इसके बहुत सारे महत्व है, अपन कह सकते हैं फ़ायदे हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी आती है। निदर्शन पद्धति की लिमिटेशन એટલે कि मर्यादाओं क्या है। प्रयोग माटे यंत्रों उपयोग विवेकपूर्ण थवो जोईए। વધુ પડતો ઉપયોગ શિક્ષણ માટે મર્યાદા રૂપ બને છે। પોતાને આવડતો નથી તેવી છાપ ઊભી કરે છે। इसमें क्या होता है कि यांत्रिक विधियों का जितने भी ये अपने पास इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका उपयोग उसी तरीके से करना चाहिए जितना बच्चे को समझ में आ जाए। कुछ बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है। तो ज़्यादा यांत्रिक भी नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। यंत्रों નો उपयोग खर्चाळवाळो बने छे। ये इक्विपमेंट्स होते हैं ये थोड़े, अब ये बातें थोड़े पहले वाले ज़माने की है। आजकल तो हर किसी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, अब तो 5G तक पहुंच गए हैं। तो फिर भी ये थोड़ा यंत्र इक्विपमेंट्स अपन को कुछ खरीदने होते हैं तो ये थोड़ा खर्चीला होता है। शाला में जरूरी साधनों और भौतिक व्यवस्था होती नहीं। पहले क्या था कि हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं होता था। अब तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी ये भौतिक सुविधाएं होनी बहुत ज़रूरी। और ये भौतिक सुविधाओं का टॉपिक हर शिक्षण पद्धति के अंदर आपके लिमिटेशन में यानी मर्यादाओं में आएगा कि दरेक शिक्षण पद्धति जे जग्याए तमे उपयोग करो ઈચ્છો છો અને આ જગ્યાએ તમારે ભૌતિક સાધન હોવા જોઈએ। જે ભૌતિક સાધન ના હોય તો આ શિક્ષણ પદ્ધતિ નકામી થાય છે। એટલે ભૌતિક સાધન જરૂરી હોય છે અને તો આ એક મર્યાદા બની જાવે છે, લિમિટેશન બની જાવે છે કે ભૌતિક સાધનોની સગવડતા ના હોય તો કોઈ પણ શિક્ષણ પદ્ધતિ એટલી કારગર થતી નહીં। પછી આવે છે શિક્ષક પક્ષે કુશળતા, ઉત્સાહ, જ્ઞાન અને કૌશલની અપેક્ષા રહે છે જે બધા शिक्षकों પાસે होता नहीं। इसमें क्या होता है कि कुछ पुराने शिक्षक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुराने शिक्षकों के पास तकनीकी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो उस समय के हिसाब से है। आजकल की शिक्षण विधियाँ जो है, शिक्षण टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी बदल गई है, तो उसमें वो इतने फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो शिक्षक को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे नए टीचर हैं, उनको भी अगर इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि आजकल सब कुछ सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते ही है। जो नए टीचर बनते हैं, आप में से जो टीचर बनोगे तो सब इन सारी तकनीकों से आप वेल फेमिलियर होंगे, तो फ्रेंडली होंगे, तो आपको ये सब उपयोग में करना आता होगा। लेकिन कुछ पुराने ज़माने के शिक्षक हैं जिनको इन तकनीकी से इतना सही तरीके से वो फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा शिक्षण जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है आ पद्धति વધુ समय ले छे जेथी समयपत्रक साथे एनी प्रॉब्लम थाय छे। समयपत्रक जे टाइम टेबल होता है अपनी स्कूल का, क्लास का, तो ज़्यादा समय लेने के कारण क्या होता है कि टाइम टेबल के साथ इसका मैच नहीं हो पाता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, मर्यादा है। विद्यार्थियों ने साधनों में उपयोग तालीम आपवी पड़े छे। जे साधन विद्यार्थी यूज करे छे, जेनो उपयोग करवानो होय, आ साधननी एमने बरोबर तालीम ना मळी सके तो आ साधननो प्रोपर तरीकेथी उपयोग करी नहीं सके, जेने कारणे शिक्षण पद्धति आ कमजोर पड़े छे।
તો વિદ્યાર્થીઓને શીખવા માટે સાધનનો પ્રયોગ કરવા માટે એમને બરોબર પ્રોપર તાલીમ મળવી જોઈએ, ત્યારે જ આ શિક્ષણ પદ્ધતિ અસરકારક થાય છે. તો આ એમની લિમિટેશન હતી. હવે અસરકારક બનાવવા માટે, નિદર્શન પદ્ધતિને અસરકારક બનાવવા માટે કઈ જે બાબતો છે જેને ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તો એમાં આવે છે કે જેનું નિદર્શન કરવાનું છે તે અંગે પૂર્व तैयारी करी लेवी જોઈએ. जिस विषय वस्तु का अपन को प्रदर्शन करना है, जो सिखाना है, उसके लिए पहले से अपन को तैयारी कर लेनी चाहिए. निदर्शन माटेना साधनों पूर्व चकासनी करी लेवी જોઈએ. सभी साधनों की जांच कर लेनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि जिस समय काम लेना होता है और उस समय वो साधन अपना काम ही नहीं कर रहा है. इसलिए पहले से ही इसकी चकासनी એટલે કે એની जांच पड़ताल કરી લેવી જોઈએ. નિદર્શન સમયે વિદ્યાર્થી કઈ બાબતો અંગે ધ્યાનમાં આપવાનો છે તેની સૂચના પહેલેથી જ આપવી. अब जिस टॉपिक को अपन निदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं, निदर्शन पद्धति के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, इसकी सूचना भी विद्यार्थियों को पहले दे देनी है कि अपन अपना ये विषय वस्तु है, ये टॉपिक है और इसको अपन को तैयार करना है. तो बच्चे उससे क्या है पहले से ही रिलेटेड रहे. और नहीं तो एकदम अपन जाके कुछ भी कह देते हैं तो पहले तो उनको समझने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी कि क्या विषय वस्तु थी, कहाँ से रिलेटेड किया जा रहा है, किन साधनों का उपयोग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है. तो ये पहले से ही अपन को तैयारी करके क्लास में जाना चाहिए. फिर आता है विद्यार्थियों ने ज़रूरी मुहावरो आपको જોઈએ. जे कोई अपन को व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी ज़रूर चीज़ सारी व्याकरण का नॉलेज है वो थोड़ा पहले उनको प्री लेसन या पहले बता देना चाहिए कि भाई कल अपन जो ये टॉपिक लगे निदर्शन के माध्यम से इसमें ये चीज़ें ब्रीफली संक्षिप्त में समझा देनी चाहिए. तो उससे क्या होता है कि ये शिक्षण पद्धति और ज़्यादा असरकारक साबित होगी जब आप क्लास में इसका उपयोग करोगे. तो अब आता है कि वर्ग शिक्षण में क्लास में इसका उपयोग कैसे करेंगे कि भाषाना विविध कौशल्योની તાલીમ આપવા માટે જ આ પદ્ધતિ ઉપયોગ બને છે. भाषा संबंधित ज्ञान आपको देना है तो ये निदर्शन पद्धति उससे संबंधित बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी. आप बच्चों को ग्रामर पढ़ाओगे, मुहावरे समझाओ, लोकोक्ति समझाओ, व्याकरण के कुछ टॉपिक, संधि, समास, सर्वनाम, अलंकार, संज्ञा जो भी है वो सब आप उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हो. तो ये जो पद्धति है निदर्शन पद्धति, ये जो है भाषा कौशल की जो समझ बच्चों को देनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है. સૌપ્રથમ શિક્ષકે કૌશલ્ય નક્કી કરવું પડે કે તેનું નિદર્શન કરી બતાવવું. શિક્ષક નિદર્શન સમયે વિદ્યાર્થીને ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરે અને ત્યારબાદ તે પ્રાયોગિક રીતે કરી બતાવશે. વિદ્યાર્થીઓની ભૂલોને શિક્ષણ નિદર્શન કરીને સુધારવાનો સૂચનો કરે છે અને વારંવાર તાલીમ આપી કૌશલ હસ્તગત કરાવવું પડે છે. टीचर पहले क्लास में जाने से पहले बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाता है कि आज अपन भाषा कौशल का अथवा व्याकरण का ये टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा. तो पहले टीचर ने उनको समझाया, फिर उनको जो भी उनके पास साधन होते हैं उन साधनों के माध्यम से उनको वापस समझाया, बताया गया. फिर बच्चों से वापस उसका रिवीजन करवाया जाता है. बच्चे उसमें कुछ गलती करते हैं, भूल करते हैं साधन का उपयोग करने में या उच्चारण करने में, तो टीचर वापस उनको गलती को सुधार करता है. मतलब उनका सूक्ष्म तरीके से निरीक्षण होता है और फिर ऐसी प्रक्रिया बार बार करने से ये पद्धति कक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है. तो निदर्शन पद्धति जो है इसके बारे में जो सवाल आ सकते हैं आपके सामने, तो सवाल ये आ सकते हैं कि એમાંથી કઈ દાર્શનિક પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો તમે કહી શકો નિદર્શન પદ્ધતિ. ભાષા કૌશલ્ય માટે કઈ પદ્ધતિ ઉપયોગી થાય છે વર્ગખંડમાં, તો પણ નિદર્શન પદ્ધતિ. તો આ સ્પેશિયલી વ્યાકરણ અને ભાષાનો શીખવા માટે નિદર્શન પદ્ધતિ ઉપયોગમાં આવે છે. અને જેમાંથી જે આપણે પાસે ઇક્વિપમેન્ટ્સ યંત્ર સાધન છે જેનો ઉપયોગ કરી આપણે વિદ્યાર્થીઓને આ શિક્ષણ પદ્ધતિને માધ્યમથી વર્ગખંડ में શિક્ષણ કાર્યને અસરકારક બનાવી શકીએ છીએ. તો આજે આ નિદર્શન પદ્ધતિ, આગળની જે પદ્ધતિ છે એમને લઈને ફરીથી મળશું. ત્યાર સુધી તમે મારો યુટ્યુબ ચેનલ જોતા રહીજો, ક્લિક ફોર કેરિયર. અને તમને જે સારું લાગે તો એમને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. રીટનો જે આખો સિલેબસ જે છે આ સિલેબસ હું તમારો આપણે રીટની પરીક્ષાથી પહેલાં પૂરો કરાવી આપીશ, જેટલી મારામાંથી સામર્થ્ય છે એવી રીતે. તો મિત્રો જોતા નહીં ભૂલતા મારો યુટ્યુબ ચેનલ ક્લિક ફોર કેરિયર. થેન્ક યુ.